हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अगर हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो बड़ा छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा पार्ट ऑफ फिजिक्स है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन जे मेन और नीट के अंदर मिलने के पूरे चांसेस होते हैं और इसमें अक्सर गलतियां कर जाते हैं क्योंकि हमें बेसिक्स पता नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ढंग से एक एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, कहीं से कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, 10-15 मिनट्स में आप समझ जाएंगे और आपसे क्वेश्चन भी होने लग जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपको फोटो दिख रहा है वो अर्थ है। गोल सा स्फीयर जो दिख रहा है यही अर्थ है। ठीक है, तो अब आप देखो तो ये जो लाइन मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन टाइप से, ये देखना, ये जो लाइन हुआ, ये बेसिकली जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाला एक लाइन हो गया, जिसको एक्सिस बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता लग गया जी। दूसरा मैं अभी दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ये बेसिकली तुम्हारा मैग्नेटिक लाइन हो गया। मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसा कह लीजिए कि इसको ये जो पहले लिखा ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल था, बट दिस इज मैग्नेटिक, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये वाला पॉइंट हुआ। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, इट इज़ 11.5। ठीक है, ये 11.5 डिग्री दिख रहा है और ये चेंज होता है, लेकिन बहुत लंबे समय में आपको एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखता है। कहने को कहते हैं कि ये पूरा रिवर्स भी हो जाता है, कई दफ़ा हो चुका है सब, 8-10 हज़ार साल लगेगा। तो उन बातों पे जाने की ज़रूरत नहीं, भी जेई मेन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये इतने एंगल पे है। अब यहाँ पे देखोगे जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है वो इस तरह से होता है कि सेंटर पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बार रखा हुआ है। देखो, ये दिख रहा है, सेंटर पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बार रखा हुआ है और आप देखेंगे उधर ये साउथ है और ये नॉर्थ पोल है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो दिस इज जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, बट जो सेंटर पे हम एज्यूम करते हैं कि एक मैग्नेट है। देखो, अभी इधर उधर शोर शराबा भी है, इसलिए वीडियो भी हमने बंद कर रखा है, बड़ी मुश्किल है, बट 3-4 दिनों की बात है ना। तो देखो, यहाँ सेंटर पे जो है एक हमने मैग्नेटिक बार सोचना है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बार है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप देखोगे, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो इतना तगड़ा होगा कि अगर इसके वैल्यू की बात कर ले कि जो इसका, अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट देखेंगे इस डाइपोल का, वो कुछ 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें जो सेंटर पर रखा है, उसकी इतनी वैल्यू होगी, इतनी स्ट्रांग वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब आप देखो कि भाई इस पॉइंट पे अगर देखें और यहाँ पे अगर हम लोग एक मैग्नेट लेके आए, मैग्नेटिक निडल लेके आए, तो क्या होगा, ये साउथ पोल है तो यहाँ पे नॉर्थ अट्रैक्ट होगा, तो इधर जो है नॉर्थ टच कर रहा होगा, मतलब यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे देखेंगे साउथ, इसलिए इसको नॉर्थ बोलते हैं। बेसिकली ये नॉर्थ अट्रैक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो मतलब अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें, तो वो इस तरह से होगा, यहाँ पे एकदम बिल्कुल वर्टिकल, और यहाँ पे वर्टिकली बाहर निकल रहा होगा ऐसा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ये सभी देखो, अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहाँ पे भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया होगा जी। ठीक है, ये ऐसा घूम रहा है और इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे भी देखो हॉरिजॉन्टल। तो ये लाइन जब देखोगे तो ये इक्वेटर से थोड़े से एंगल पे, मतलब अगर ये 11.5 डिग्री जीरो हो जाए तो ये तुम्हारा जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल था और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था, अगर वो वही होता, एक कॉमन पॉइंट हो जाता, तब तुम्हें कुछ ऐसा दिखता कि भाई ये ऐसा हो जाता। जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ बट आपको मैं समझा दूंगा। ये ऐसा होता, देखना ध्यान से समझना, कि अगर मान लो कि नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दोनों एक ही पॉइंट पे होता, ठीक है, तब बड़े आराम से आप लिख सकते थे कि यही इक्वेटर होता और मैग्नेटिक फील्ड पता है यहाँ पे यूं ऐसा होता, यहाँ से बाहर निकल रहा होता, और बाकी जो है वो कुछ यू ऐसा, ये यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा, ऐसा होता। तो यहाँ पे बिल्कुल इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल फील्ड होता, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल फील्ड होता, और इसके बाद ये ऐसा डिप होता जाता और इस पॉइंट पे आके वर्टिकली डाउनवर्ड और इस पॉइंट पे वर्टिकली अपवर्ड होता। लेकिन जियो मैग्नेटिक जो नॉर्थ पोल है और जो एक्चुअली ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, दोनों अलग अलग पॉइंट पे, इसलिए थोड़ा सा एंगल दिखा। इसलिए 2-3 कंपोनेंट्स हमें लिखने की ज़रूरत होती है किसी भी पॉइंट पे
मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरह से दिखा देने के लिए, है ना। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि भाई अर्थ है तो अर्थ के सरफेस पे आसपास हर जगह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा आपको, और वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, सारे पॉइंट्स की बात करें, है ना। तो यहाँ पे आप सोचो कि अगर यहाँ पे कोई इस पॉइंट पे अगर एक मैग्नेटिक निडल लेके आए तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यूं, और ऐसा होने के बाद क्या हो जाएगा देखना, तो ये फील्ड इस तरह से जा रहा है ना, तो नॉर्थ पोल उधर जाएगा, साउथ पोल इधर आ जाएगा। बात बिल्कुल समझ आ रही है सर वो। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके आएंगे मैग्नेटिक निडल, तो स्ट्रॉन्ग साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ को, इसलिए नॉर्थ इधर, ठीक है। तो अर्थ के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पता लग गया। लेकिन अब हम क्या क्या यूज़ करेंगे कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, जिससे कि हम किसी भी पॉइंट पे हम फील्ड को बड़े अच्छे से दिखा पाएँ, ठीक है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसको एक बार समझ लेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट्स, है ना। तो देखो ये बेसिक 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जहाँ से काम बन जाएगा। इसको ज़रा दिमाग पे जोर दे के समझना है, ठीक है। तो जो बेसिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह से होंगे, और वहाँ से हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन, एवरीथिंग, है ना। तो सबसे पहला होगा डिक्लिनेशन, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है। दूसरा होगा डिप, इसको आप इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं, बट डिप ही याद रखिएगा, ठीक है जी। एंड अगर हम थर्ड की बात करें तो वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। ये दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इन तीनों एलिमेंट्स को ढंग से समझते हैं, तो ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए डिफाइन होगा। अब ये P पॉइंट क्या है, मतलब इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसको समझ नहीं पाते इसलिए बाद में परेशानी होती है, तो मैं इसको ढंग से समझा रहा हूँ, अब देखिएगा। तो ये देखो अगर मान लो अर्थ है, तो अर्थ पे तो इनफानाइट, अर्थ के सरफेस पे देखें तो इनफानाइट लोकेशन हो सकते हैं, है ना। तो देखो इस पॉइंट को समझने के लिए, क्योंकि ये फ़ोटो अगर सिर्फ इस फोटो को देखा जाए तो अपने आप में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए काफ़ी है। ये वाला फ़ोटो बिल्कुल या तो रट सकते हैं आप इसको, है ना, या एक स्यूडो एक कॉन्फिडेंस गेन कर सकते, अरे भैया हमको तो सब आता है, समझे कि नहीं, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये ज्योमेट्रिक जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल साउथ, ऐसा लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए ये 3 एलिमेंट्स को डिफाइन करना है, तो किसी एक पॉइंट पे, तो मान लो वो पॉइंट P यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज़ कि ये वर्टिकल होगा, ये ख्याल रखिएगा, ये वर्टिकल होगा, ये मतलब रेडियली आउटवर्ड जो लाइन जाएगा उसको वर्टिकल बोला जाएगा। तो देखो ये वर्टिकल हो गया जी, ये देखना, ठीक है, मैं V लिख सकता हूँ, ये वर्टिकल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाना चाहता हूँ तो एक ऐसा लाइन, एक एरो दिखाना पड़ेगा जो नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखे, ठीक है। तो अब आप सोचो ये जो नॉर्थ लिखा तुमने, ये नॉर्थ जो लिखा, ये जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ज्योमेट्रिक जो जोग्राफिकल मेरिडियन खींचना पड़ेगा, है ना। तो एक ऐसा प्लेन खींचो जो इस P पॉइंट को अपने साथ रख ले, इस नॉर्थ और इस साउथ पोल, इन सभी को एक साथ रख ले, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एज वेल एज दिस पॉइंट P, तीनों को एक साथ रख ले, एक ही प्लेन में रख ले, दैट इज नोन एज जोग्राफिकल मेरिडियन, जो यहाँ पे दिख रहा है। अभी इस फोटो से कंफ्यूज मत होइएगा, पहले मैं यहाँ से समझा देता हूँ, फिर मैं आपको सिखा दूंगा कि भाई ये फोटो कैसे क्या बता रहा है। तो भाई ऐसा खींच दिया आपने, लेकिन यहीं पे देखो तो जो नॉर्थ हमारा जियो मैग्नेटिक होगा, कुछ थोड़े से एंगल पे होगा कहीं पे यहाँ, तो इस तरफ अगर डायरेक्शन दिखाना होगा तो ये ऐसा होगा। तो एक और प्लेन खींच दे जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ एज वेल एज दिस पॉइंट सबको एक साथ ला रहा हो, वो प्लेन कुछ अलग बनेगा। तो एक प्लेन ये बना था, एक प्लेन ये बना, तो देखो दोनों के बीच में एंगल बन गया। अब इस पूरे पार्ट को ऐसा सीधा करके दिखा दिया, तो सर सीधा करके दिखा दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये वर्टिकल,
अब देखो ये अगर हमें ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ मिला, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ मिला, तो किसी एंगल पे हो सकता है हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, तो ये जो प्लेन हुआ, ये प्लेन हुआ ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये जो प्लेन हो गया, देखना समझना, ये जो प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन, ये क्या हो गया जी, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दोनों के बीच में एक एंगल हो सकता है, और वो एंगल डिपेंड करेगा कि कौन सा पॉइंट पी हमने लिया हुआ है। दिस एंगल इज नोन एज डिक्लिनेशन। मेरी बात समझ रहे कि देखो, जैसे जिस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे देखा हमने, तो जैसे यहाँ पे हमने सरफेस के पे देखेंगे तो अर्थ के सरफेस पे ये पॉइंट पी हमने ज्यूम किया, तो ये अगर ज्यूम किया तुमने, तो यहाँ से नॉर्थ पोल, मतलब इस एक ऐसा प्लेन खींचे जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इस पॉइंट पी तीनों को एक साथ रखता हो। फिर एक ऐसा प्लेन खींचे जो जब मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और इस पी को एक साथ रखता हो, दोनों के बीच में एक एंगल हो सकता है, एंड दैट एंगल इज नोन एज डिक्लिनेशन। बिल्कुल क्लियर है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट वाला अगर देखेंगे हम लोग, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करेंगे, तो देखिए अर्थ में आप देखोगे तो जो भी फील्ड लाइंस बने हैं, अब ऐसा सोचना, यहाँ से देखिए जो भी फील्ड लाइंस बने हैं, ये देखो ऐसा बना होगा, ऐसा बना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि मान लो ये यहाँ पे पी पॉइंट हमने लिया होता या यहाँ पे पी पॉइंट लिया होता, देखो देखना समझ लेना इसको, ऐसा, तो अगर यहाँ पे लिया होता तो जो फील्ड बनेगा, उस फील्ड का अगर हम देखेंगे तो एक कंपोनेंट जो है, देखो ये एक्चुअल फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा क्योंकि ये अलोंग द टेंजेंट जाएगा, तो इस फील्ड का एक वैल्यू टूवर्ड्स द सेंटर चला जाएगा, जिसको वर्टिकल कंपोनेंट बोल सकते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल, तो देखो जो फील्ड बना था ये ऐसा बन सकता है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, फिर यहाँ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पी के लिए डिफाइंड है, कि भाई अगर हमारा पॉइंट पी यहाँ पे है तो इसके लिए ये वर्टिकल हो गया जी, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया जी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, और यही जो प्लेन हुआ, यही जो प्लेन हुआ, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ एज वेल एज पी को खींच रहा था, वो मैग्नेटिक मेरिडियन था। तो ये इस डायरेक्शन में जो जाएगा फील्ड का वैल्यू, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो आएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ये हो सकता है। तो जब तुम यहाँ पे आओगे तो ये हॉरिजॉन्टल बिल्कुल रहेगा, और जैसे जैसे इस तरफ आता जाओगे ये डिप होता जाएगा। मेरी बात को गौर से समझिएगा, फिर से देखिए कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल बिल्कुल है, तो वर्टिकल और वर्टिकल परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और जब तुम यहाँ पे आए तो ये बिल्कुल वर्टिकल हो गया मैग्नेटिक फील्ड। बीच में तुम देखोगे ये डिप होता गया होता गया होता गया होता गया, और यहाँ के एकदम वर्टिकली हो गया, 90 डिग्री डिप हो गया। तो यहाँ पे 0 डिप है और यहाँ पे 90 डिप है, बीच में कुछ तो एंगल बन रहा होगा, मतलब इस पर्टिकुलर रेफरेंस में हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप, और सिंपली डिप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली डिप। तो यही देखो, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, यही डेल्टा हो गया। तो एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन क्या होता है पता लग गया, तो यही। अब देखो ये एक्चुअल बी हो गया, और इसका जो ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये 3 एलिमेंट्स है जी, ये 3 एलिमेंट्स, अगर ये तीनों एलिमेंट आपको पता है तो काम बहुत आसान है, बड़ी आसानी से सब कुछ लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्चुअल आया, इसका कंपोनेंट अगर हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन में ले जाएं तो हमें बी एच कॉस थीटा लेना पड़ेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के लिए बराबर ही रहेगा, चाहे इसकी बात करें, चाहे दूसरे प्लेन की बात करें, चाहे तीसरे प्लेन, कोई भी प्लेन ले लो, वर्टिकल प्लेन सबका क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट बराबर रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ आएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो उससे आपको पता लगेगा कि भाई ये बड़ा आसान है, और एक बार इसको अप्लाई कर लिया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक सिंपल सा सवाल लिखा हुआ है कि भाई एट 45 डिग्री, ठीक है, एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, द अपरेंट, तो किसी दूसरे, देखो एक्चुअल डिप क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में मिलेगा, उससे अलग किसी भी प्लेन में जाएंगे तो हम अपरेंट डिप बोलेंगे, है ना। तो जो अपरेंट डिप है इज 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एक्चुअल ट्रिप,
फाइंड एक्चुअल डिप। अब मेरी बात को गौर से समझिए, तुरंत मैं भी यहाँ से वो सारे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इस न्यूमेरिकल के थ्रू। अब मान लो जी ये मैग्नेटिक मेरिडियन है बेटा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मान लो इधर हो सकता है जी, ये एक्चुअल फील्ड हो गया, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया जी, ठीक है, और ये एंगल ऑफ डिप हो गया, इसको हम डेल्टा लिख लेते हैं, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बी वी। क्लियर है? ये अभी जो मैंने येलो कलर से दिखा ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में एक्चुअल बी जो था वो ऑलवेज, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑलवेज मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में ही आएगा, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं जी एक दूसरा प्लेन कंसिडर करो जो इससे 45 डिग्री पे है, तो हमने दूसरा प्लेन कंसिडर कर लिया जी, ठीक है। तो अब इस प्लेन को मैं फिर से सामने दिखा रहा हूं, देखो इस प्लेन को, ये जो डबल डैश डबल लाइन वाला है उस प्लेन को मैं दिखा रहा हूं, जरा सा सोचना बेटा। वर्टिकल कंपोनेंट की बात अगर कर रहे हैं वो इस प्लेन में भी उतना ही होगा जितना यहां था, क्योंकि कोई भी किसी भी एंगल, अभी हमने 45 पे खींचा, 90, 65, 85 कहीं भी खींचो वर्टिकल तो वही रह जाएगा ना, लेकिन हॉरिजॉन्टल बदल जाएगा। हॉरिजॉन्टल कैसे बदलेगा? तो देखो इस बी एच का हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो इसको मैं बी एच कॉस 45 लिख सकता हूं क्या? तो यहां जो डिप बन रहा है, क्यों एपरेंट डिप बोला पता चला? क्योंकि भाई वर्टिकल वही है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल बदल गया, तो जो ये है इसको हम कुछ डेल्टा डैश लिख सकते हैं, ये एपरेंट डिप हो गया, तो दैट एपरेंट डिप 10 डेल्टा डैश, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो यहां से ये डेल्टा डैश, तो वी बी वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन दैट बी एच कॉस 45 डिग्री, ये लिख सकते हैं क्या? कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्चुअल वाला निकालना है तो एक्चुअल वाला 10 डेल्टा निकाल सकते हैं क्या? तो ये क्या हो जाएगा? बी वी अपॉन बी एच, नॉट बी एच कॉस 45, ओनली बी एच। यहाँ तक बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा 10 इनवर्स रूट 1/6। कैसे किया पता लगा? अब देखो ये निकालना है तो अब देखो कॉस 45 को 1/√2 लिख सकते, ठीक है, कॉस 45 को 1/√2 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू लिख दीजिए, बी एच लिख दीजिए। तो जो बी एच है, देखना ध्यान से समझना, हमने इसको बी लिख दिया है जी, ठीक है, इसको हमने बी लिख दिया, तो जो बी एच है वो बेसिकली बी कॉस डेल्टा है। बी एच जो है वो बी कॉस डेल्टा है, कहीं से कोई परेशान होने वाली चीज़ ही नहीं है। जो बी एच है वो बी कॉस डेल्टा है। कैसे लिखा पता चल गया? तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी किसी भी बच्चे को। यहाँ तक समझ आ गया जी? ग्रेट। तो अब ये जरूर आप समझ लीजिए, देखो क्या किया हमने, जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो दोनों में एक जैसा रहा। हमने देखो उस प्लेन में जाके जहाँ पे अपरेंट डेल्टा था उसको हमने देखो वर्टिकल अपॉन बी एच कॉस 45 लिख दिया जी। ये कैसे लिखा पता चल गया? अब यहीं से अगर हम देखेंगे दूसरा, तो इस ट्रायंगल में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें पता चल गया। तो देखो ये अब यहाँ पे भी देखो 10 डेल्टा इक्वल्स टू बी वी अपॉन बी एच, और बी एच को बी कॉस डेल्टा लिख सकते हैं, दोनों वैल्यूज पुट करिएगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ आ गई, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है इसको समझाने की, अब बाकी आप देखिएगा एक बार, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ओके।